हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो हंटर बिकम द प्रे का नेक्स्ट पार्ट मांग रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूँ कि उसका नेक्स्ट पार्ट ना अब इस एफ के कंप्लीट होने के बाद ही आ पाएगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरा जो शेड्यूल चल रहा है ना बहुत बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है इतना टाइम मेरा कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बिजी तो मैं चल रही हूँ, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से ना यहाँ टाइम नहीं देख पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं एक वीडियो भी दिन की बना पा रही हूँ। तो प्लीज़ जब तक ये एफ कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो प्लीज़ एक और बार मत पूछिएगा। और थैंक यू सो मच जितने भी कमेंट आए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जिलिंग और मासमैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांग जी ने ब्यूरल माउंट को छोड़ने का जो फैसला था ना वो छोड़ दिया था और अब वो कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन उसने विंग को एक चीज़ ज़रूर बोली थी जिसकी वजह से ना विंग को बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि विंग ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके सामने ऐसी सिचुएशन भी आएगी। उसको उस इंसान के सामने भी पर्दा करना होगा जिस इंसान को ऑलरेडी अपनी शक्ल दिखा चुका है, क्योंकि अभी तक की लाइफ में उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वैन किंग और अपने उस डमी को जिसको वो अपनी जगह पे हमेशा यहाँ पे रख के जाता है ना, उस इंसान को उसने कभी भी फेस पे मास्क लगा के फेस नहीं किया था। तो यहाँ पे एक तीसरा बंदा और जुड़ा था जिसने उसकी शक्ल देख ली थी और वो था लैन वांग जी। और लैन वांग जी ही उसको बोल रहा था कि उसके फेस पे ही मास्क हमेशा रहे और कोशिश करे कि वो उसके सामने ना आए। लैन वांग जी के जाते ही विंग एक और बार बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था। वो अपने नीज पे आ चुका था और सोचने लगा था कि आखिरकार उसने सच में क्या गलत किया। अगर उसने गलत किया भी है तो भी मतलब क्या इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक ना एक चीज़ उसके दिमाग में ज़रूर थी कि कहीं ना कहीं वो खुश भी था कि एटलीस्ट लैन वांग जी यहाँ से जा नहीं रहा है। और जो इंसान जा नहीं रहा है उससे दूर नहीं होगा। अगर पास ही वो है तो आज नहीं तो कल वो उसको समझा ही लेगा, उसको मना ही लेगा। वो कहते हैं ना, रिश्तों में अगर फिजिकल मतलब मेरे हिसाब से फिजिकली अगर आप दूर हो ना तो रिश्ते मतलब नाराज़गी के टाइम पे अगर आप इंसान से बहुत ज़्यादा दूर हो और नाराज़ भी हो तो ऐसे रिश्तों का ना टूटने का डर ज़्यादा बना रहता है। इसलिए छोड़ना सही ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, तुम उनके सामने रह के नाराज़गी, गुस्सा, टेंट्रम्स हर एक चीज़ थ्रो कर सकते हो, बट एटलीस्ट उस इंसान के पास एक मौका रहेगा कि वो आपको मना सके। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मना रहे ना तो फिर उसके पास रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन विंग इस बात के लिए खुश था कि एटलीस्ट उसके पास ये मौका है। वो धीरे धीरे ही सही लैन वांग जी को मना लेगा। लेकिन लैन वांग जी ने तो उसको क्लियरली बोल दिया है कि वो उसके सामने भी ना आए और हो सके तो अपनी शक्ल तो बिल्कुल भी ना दिखाए। इस चीज़ का तोड़ वो कैसे निकालेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे कि सभी लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 से 8:30 बजे तक गैदर हो जाते थे ब्रेकफास्ट के लिए, और सभी लोग हो भी चुके थे। लेकिन यहाँ पे एक शॉक्ड की बात ये थी कि विंग आज यहाँ पे नहीं था, क्योंकि जब से वैन किंग ने यहाँ पे ये रूल बनाया था कि सभी लोग एक साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे, सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर ब्रेकफास्ट करेंगे, तो तब से इस रूल को किसी ने नहीं तोड़ा था। लेकिन आज विंग खुद इस चीज़ को अवॉइड कर रहा था। तो यहाँ पे वैन किंग एक सर्वेंट से बोलती है कि जाके वो विंग को बुला लाए, और विंग के पास जाके उस सर्वेंट को पता चलता है कि विंग ने उसको क्लियरली मना कर दिया है कि वो वहाँ पे नहीं आएगा और उसका ब्रेकफास्ट उसी की केब में पहुँचा दिया जाए। ये सारी चीज़ें लैन वांग जी को भी थोड़ा अजीब लगी, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है ना उसने एक भी पर्सन को, इवन जो इंसान बीमार भी हो ना वो भी थोड़ा बहुत देर के लिए ही सही लेकिन खाना हमेशा एक साथ ही खाते हैं। विंग ने नाइट में भी खाना अकेले अपने केब में ही खाया था और अभी भी वो अपने केब में ही खा रहा है। ये सारी चीज़ें लैन वांग जी को भी अजीब लगी थी, हालांकि उसने ये चीज़ें अपने फेस पे शो नहीं की थी। लैन वांग जी इसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वो अपनी क्लासेस पे चले गया था। क्लास जाने के बाद वो देखता है कि आज विंग की जो थी ना क्लास वो उसकी थी, मतलब थ्योरी पढ़ाने वाली क्लास आज विंग की थी और प्रैक्टिकल की आज लैन वांग जी की थी। लेकिन विंग ने तो आज क्लास भी अटेंड नहीं की थी। यहाँ पे लैन वांग जी बहुत ज़्यादा मतलब
वो कहते हैं ना, एहसास नहीं होता, लेकिन फिर भी टेंशन में वो आ चुका था। उसको कुछ अजीब सा लगने लगा था कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। कोई नहीं नहीं आया है तो बच्चों का पढ़ना तो वो मिस नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद ही उनकी क्लास लेने लगा था। कुछ ही देर के बाद उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी। प्रैक्टिस में भी जो कि विंग हमेशा से ही करता था कि किसी न किसी बहाने से वो उसकी क्लास में पहुंच ही जाता था। हालांकि कुछ टाइम से उसने ये चीज़ें कम कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो एटलीस्ट एक आध चक्कर तो फिर भी लगा ही देता था, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था जिसकी वजह से ना लैन जी का ध्यान उसकी तरफ जाता ही जाता था। लेकिन आज पूरे 4 से 5 घंटे निकल चुके थे और लैन जी ने विंग की एक बार भी शक्ल नहीं देखी थी। फाइनली अब टाइम आ चुका था सेक्ट के जो हिसाब किताब थे ना उसके बारे में डिस्कस करने का। तो यहाँ पे जैसे ही वो उस रूम में जाने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही, उस रूम में जाने से पहले ही 2 सैनिक उसको रोक देते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लैन वांगजी उन दोनों की तरफ बहुत शार्प आइज के साथ देखता है। उसके बाद बोलता है कि ये क्या बकवास है, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त कैसे नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुद हिसाब किताब का काम देखता हूँ? तो यहाँ पे लैन वांगजी के पास एक सर्वेंट जो कि ज़्यादातर विंग के पास ही रहता था हमेशा, मतलब ऐसा नहीं था कि परमानेंट विंग का पर्सनल सर्वेंट था, लेकिन हाँ विंग के ज़्यादातर काम जो वैनकिंग करवाती थी तो वो वही इंसान था। वो आके उसको बताता है कि उनके मास्टर का आदेश है कि आज के बाद लैन वांगजी क्लासेस लेंगे और हिसाब किताब का काम पूरा का पूरा उनके मास्टर ही देखेंगे। लैन वांगजी को जैसे ही ये पता चला कि आज के बाद सिर्फ क्लासेस वो लेगा और हिसाब किताब का काम पूरी की पूरी तरीके से विंग देखेगा, तो वो कहीं ना कहीं सैड हुआ था। क्योंकि ये जो 2 चीज़ें थी ना, वो 2 चीज़ें उन दो लोग की करीबियों को, मतलब नज़दीकियों को बढ़ा रहे थे। लेकिन लैन वांगजी ऑलमोस्ट उसका मतलब सुबह से तो नहीं देखा था, उसने क्लास में भी नहीं देखा, और अब जाके वो कहीं उसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो एक्चुअल में विंग के आसपास जाने की ही कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में ये बात आई ही नहीं, उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि वो अपने कर्तव्य को कर रहा है, अपने कर्म को कर रहा है, और उसने इसी चीज़ को करने की सोच ली थी। लैन वांगजी उसके सर्वेंट की तरफ देखता है, आई मीन विंग के सर्वेंट की तरफ देखता है। उसके बाद बोलता है कि लेकिन आज तक तो ये काम हम दोनों मिलके करते थे ना। तो यहाँ पे सर्वेंट बोलता है कि आज के बाद उनके मास्टर का यही आदेश है कि वो इस काम को अकेले खुद कर लेंगे और आप उस काम को अकेले कर लीजिएगा। ऐसा कहते हुए वो उसके सामने बो डाउन होता है और चले जाता है। उससे ज़्यादा बात वो नहीं कर पाता। लैन वांगजी अपने रूम में आ चुका था। वहाँ पे जाके वो अपनी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स लेके पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसका फोकस बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका ध्यान रह रहे कि विंग के ऊपर आ रहा था कि आखिरकार वो इतना बड़ा डिसीजन अकेले कैसे ले सकता है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगने लगा था कि शायद उसको इस वजह से बुरा लग रहा है कि उसको फाइनेंशियल वर्क से बाहर रख दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था ना कि शायद विंग उस पर अब ट्रस्ट नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में ये नहीं आई थी कि वो एक्चुअल में विंग के लिए परेशान है। टाइम ऐसे ही गुजरता रहा और लैन वांगजी और विंग की मुलाकात अब ना के बराबर होने लगी थी। हालांकि इस टाइम पे लैन वांगजी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि विंग उसे दिख नहीं रहा है। ये चीज़ें उसने दुनिया को ज़रूर शो की थी, लेकिन सच यही था कि कहीं ना कहीं उसको फ़र्क पड़ा था। कहीं ना कहीं वो भी हर रोज़ जब ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच के टाइम पे डाइनिंग एरिया पे होता था तो घुमा फिरा के अपनी नज़रों को एक बार विंग की सीट की तरफ ज़रूर करता था। कितनी बार उसके कदम विंग की केप के बाहर जाके रुके थे, कितनी बार उसके कदम फाइनेंशियल जहाँ पे वर्क होता है, जहाँ पे हिसाब किताब रखा जाता है, उस रूम के पास जाके रुके थे। कितनी बार उसने प्रैक्टिस फील्ड में और क्लासेस में इधर उधर नज़र घुमाते हुए खिड़कियों की तरफ या फिर पूरे फील्ड के चारों तरफ घुमाते हुए अपनी नज़रों को विंग को ढूंढा था, लेकिन उसकी नज़रों ने उस एक शख्स को न जाने कितने टाइम से नहीं देखा था। ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से तो नहीं ही देखा था। यहाँ पे आज कल्टिवेशन वर्ड से कोई आया था विंग के पास उसे एक इनविटेशन देने के लिए। यहाँ पे इस वक्त तो वो इंसान और विंग दोनों ही विंग के केव में थे, लेकिन अब टाइम आ चुका था उस इंसान को मतलब अलविदा देने का, जिसके लिए विंग को फाइनली अपने केव से बाहर निकलना ही पड़ा था। विंग जैसे ही बाहर आता है तो उसकी नज़रें लैन वांगजी की तरफ जाती हैं और लैन वांगजी की भी
कदम जो थे ना वो इस वक्त विंग की केप की ही तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किस काम की वजह से जा रहा है और क्यों जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके कदम कहीं ना कहीं विंग की केप के पास ही पहुंच रहे थे। विंग ने जैसे ही उसको देखा तो वहाँ से मुड़ के वो जाने ही वाला था कि तभी वो इंसान जो कि कल्टिवेशन वर्ड से आया था, यानी कि कोई और नहीं खुद मैंग्या वहाँ पे आया था। तो वो लैन वांग जी के करीब जाके उसको बो डाउन करता है। उसके बाद उसको बोलता है कि उसके क्या हाल समाचार हैं। तो यहाँ पे लैन वांग जी आंसर करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंग्या यहाँ पे लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, उम्मीद है आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और आपको दिए हुए कामों को भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंग्याओ थोड़ा सा वो होता है ना, मैंग्याओ के फेस पे ही जो एक इविलनेस थी ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी झलक रही थी, बट वो अननोटिस थी लैन वांग जी के एंड से। बट जिसने उसको नोटिस किया था वो था विंग। विंग ने मैंग्याओ के चेहरे को देखा तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि ये इस बात के जरिए ना किसी और चीज़ को बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा जैसे कि जो उसको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, लैन वांग जी उसकी तरफ फिर से कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखता है। उसके बाद बोलता है कि हाँ, उसको जो भी काम यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो उसको बहुत अच्छे से कर रहा है। उसने आज तक अपने कामों को बहुत अच्छे से किया है और आगे भी करता रहेगा। लैन वांग जी को मैंग्याओ कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंग्याओ एक ऐसा इंसान है जो मतलब किस वक्त किस चीज़ को बोलना चाहिए वो गलत भी है ना, फिर भी महंगा उस चीज़ को सबके सामने ऐसे रखता है जैसे कि इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। हर कोई जानता है गलत है, लेकिन फिर भी हर कोई ये मान जाता है कि यार हाँ यही चीज़ सही है। और यही चीज़ वांग जी को ना महंगाओं के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसकी वजह से आज तक कल्टिवेशन वर्ल्ड ने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं। ऊपर से वो खुद कल्टिवेशन वर्ड का जो राजा है ना उसका बेटा है, तो उसके अगेंस्ट कोई जा भी नहीं सकता। हालांकि वो एक नाजायज़ औलाद है, उसको मतलब एज ए सन जिंगंगशान ने बहुत लेट अपनाया था, लेकिन फाइनली अपना तो लिया था। इस वजह से लैन वांग जी को वो बंदा कभी पसंद नहीं आया। यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फेस के साथ उसको आंसर करता है और उसके सामने बो डाउन करके वहाँ से चले जाता है। वो ये भी नहीं देखता कि वो इस वक्त कहीं और जा रहा है। लैन वांग जी को जाता हुआ देख विंग ये तो श्योर हो चुका था कि शायद मैंग्याओ का कहने का मतलब यही हो कि वो यहाँ पे जो उसको काम मिल रहे हैं वो उनके लिए मतलब डेडिकेटेड रहता है और अच्छे से करता है। मैंग्याओ फिर से टर्न होते हुए विंग की तरफ देखता है, उसे बो डाउन करता है और उसके बाद उसके पास जाके बोलता है, आपको पता है आप हमारे कल्टिवेशन वर्ड का एक ऐसा नायाब हीरा ले आए हैं जिसकी वजह से कल्टिवेशन वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा अकेला है। लेकिन हाँ, आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, लैन वांग जी को जब भी जो भी काम दिया गया है ना वो उसको पूरा ज़रूर करता है, चाहे वो कैसा भी काम क्यों ना हो। उसने आज तक कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ा है। उम्मीद है अभी भी इसको जो काम दिए जा रहे होंगे या दिए गए हैं उनको वो ज़रूर पूरा करेगा। ऐसा कहते हुए वो उसके सामने बो डाउन करता है। उसके बाद बोलता है वो खुद चले जाएगा, उसे और आगे आने की ज़रूरत नहीं है। विंग यहाँ पे मैंग्याओ के शब्दों को ही समझने में रह चुका था कि आखिरकार ये मतलब ठीक है, लैन वांग जी अपने हर एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहता है, बहुत अच्छे से करता है, तन मन पूरा लगा देता है, लेकिन इस चीज़ को इतना जोर दे के मेरे सामने रखने की क्या ज़रूरत थी। विंग फिलहाल के लिए इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। लैन वांग जी का भी ध्यान अब पूरी तरीके से इस बात पे आ चुका था कि उसे यहाँ पे कुछ ऐसा ढूंढना है जो कि विंग के अगेंस्ट हो और वो इस शादी को तोड़े और अपने घर, अपने सेक्ट, अपने वर्ड वापस चले जाए। जिसके चक्कर में उसने न जाने कितने बार विंग की केब में घुसने की कोशिश की है, तब जब विंग अपसेंट रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ केब के अंदर ही पहुंच पाता है और वहाँ पे उसे कुछ ज़्यादा दिखता भी नहीं है। लगभग एक हफ्ता और निकल चुका था और लैन वांग जी को अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। लैन वांग जी आज मार्केट एरिया की तरफ गया हुआ था, क्योंकि उसको कुछ काम भी था और उसने ब्यूरल माउंट में रह रह के अपना मतलब कुछ चेंज हो जाएगा ये सोच के भी उसने आज मार्केट एरिया जाने का सोचा था। मार्केट एरिया में जहाँ गया था उसने अपना काम किया और उसे फिर से वही रेस्टोरेंट, वही इन दिखता है जहाँ पे वो और जिलिंग हमेशा जाया करते थे। उसके कदम अननोइंगली ही उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे वो हमेशा बैठा करते थे। वो वहाँ पे बैठ चुका था और यहाँ पे वो कुछ ऑर्डर करता है। इससे पहले ही
वहाँ का जो वेटर था ना, वो आके उसको बोलता है कि उम्मीद है आप हमेशा की ही तरह इस बार भी प्लेन सूप लेना पसंद करेंगे। वांग जी बिना उसकी तरफ देखे ही कुछ पल के लिए सोचता है, उसके बाद हाँ में अपने सर को हिला देता है। लैनवांग जी के पास कुछ ही पलों के बाद उसका सूप आ चुका था। लैनवांग जी उसको पीना स्टार्ट करता है और उसकी नज़र अभी भी उसके सामने जो चेयर थी ना, मतलब जो स्टूल था ना छोटा सा, उस पे पड़ी थी कि यहाँ पे हमेशा यिलिंग बैठा करता था। यिलिंग यहाँ पे बैठ के मुझसे इतनी बात, मतलब उसकी एक अलग ही इमेजिनेशन चलने लगा था। वो खुद वहाँ पे यिलिंग को, वीइंग को इमेजिन करने लगा था कि वो मुझसे ऐसी बातें किया करता था। बातें, खाना खाते खाते वो बातें कर जाता था, ड्रिंक करते करते वो बातें कर जाता था, खाने के साथ वो ड्रिंक एंजॉय करता था। दुनिया भर की बातें वो, मतलब सिर्फ खाना खाते ही वो बता देता था। ये सारी चीज़ें लैनवांग जी को याद आ रही थी। लेकिन लैनवांग जी को इस ड्रीमी वर्ड, इस इमेजिनेशन वर्ड से अचानक ही कुछ शब्द बाहर ले आते हैं, और वो शब्द कुछ और नहीं थे, वो शब्द हीलिंग पैट्रियार्क के बारे में थे। यहाँ पे लैनवांग जी को अचानक ही सुनाई देता है कि हाँ, हमने भी ये सुना है कि हीलिंग पैट्रियार्क कुछ करने वाला है। लैनवांग जी अचानक से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कुछ डिग्री ही, 1 से 2 डिग्री अपने फेस को टर्न करता है और उसकी तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो देखता है कि मतलब जो दूसरी साइड पे लोग बैठे थे ना, उनके पास स्वॉर्ड थी, तलवार थी, मतलब वो भी योद्धा थे। लेकिन हाँ, वो काले कपड़ों में नहीं थे, उनकी अलग अलग ही वेशभूषा थी। कोई वाइट में भी थे, कोई हल्क रेड में भी थे, स्काई ब्लू में भी थे, ब्लैक में भी थे। ऐसे मिक्सचर उनका हो रखा था, मतलब देखा जाए तो ये किसी कबीले से नहीं थे, ये साफ था। लेकिन अब लैन वांगचुक की बातों को ध्यान से सुनना सुनना शुरू करता है तो उससे सुनाई देता है कि हाँ, उसने भी सुना है। मतलब ये एक इंसान बोलता है कि हाँ, उसने भी ये सुना है कि हीलिंग पैट्रियार्क बहुत जल्दी ही कल्टिवेशन वर्ड पे हमला करने वाला है। इवन मुझे तो ये भी पता चला है कि उसने अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी सेना तैयार करके रखी है। और वैसे भी कल्टिवेशन वर्ड ने पिछली बार डिमॉन वर्ड पे हमला किया था, तो इस बार मुझे लगता है कि डिमॉन वर्ड की बारी है कि वो कल्टिवेशन वर्ड पे हमला करे। यहाँ पे उन लोगों के बारे बीच में ऐसी ऐसी ही बातें चलते आ रही थी और लैन वांगची बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और कहीं ना कहीं उसको एक, वो बोलते हैं ना, एक छोटा सा क्लू मिल चुका था कि अब उसको क्या करना है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि वो किसी भी तरीके से या फिर उतने हथियार ढूंढ ले जितने उन सैनिकों के पास होने वाले हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर युद्ध की वो तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने बनाए हुए तालिस्मान्स, अपने बनाए हुए स्पेल्स, अपने बनाए हुए बॉम्ब वगैरह, इन सब की तैयारी तो कर ही रहा होगा। और साथ ही साथ उस सेना को भी ढूंढ ले जिसको उसने तैयार किया है, क्योंकि हीलिंग पैट्रियार्क अकेला तो खुद नहीं जाएगा ना युद्ध करने। ऑफ कोर्स सी बात है, वो अगर कल्टिवेशन वर्ड जाएगा तो कल्टिवेशन वर्ड अगर पूरा मिलाया जाए, सारे सेक्ट मिलाया जाए, सारे सेक्ट के सैनिकों को मिलाया जाए तो ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार तो हो ही जाएंगे। तो कम से कम उससे भी 20 हज़ार की सेना तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर वो इन दोनों को ढूंढ लेना तो वो आसानी से अपने सेक्ट वापस जा सकता है और अपने भाई को बता सकता है कि यही सबसे बड़ी वजह है कि वो उसके साथ शादी नहीं रखना चाहता और उसे ये शादी तोड़ देनी चाहिए। लैनवांग जी को क्लू तो मिल गया है, लेकिन क्या ये सही क्लू मिला है या गलत, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।